नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के विषय में। आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल से उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और इसके बाद में फिर कैसे वायसराय आते हैं। वायसराय के बाद में जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो फिर गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं, और उसके बाद में कैसे इस प्रथा को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि कौन से गवर्नर के समय में कौन सा काम हुआ था। ठीक है, जैसे कि दास प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, भारत में इंग्लिश शिक्षा का प्रसार, इस तरह से जो काम किए, या आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, इन सबको विषय में आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में सबसे पहला बंगाल का गवर्नर कौन था। तो दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव। ये 1757 में बंगाल का गवर्नर बना। ठीक है, जब कंपनियां बन गई, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए, भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए गवर्नर की नियुक्ति की गई, और वो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद में जब बक्सर का युद्ध हुआ, और उसके बाद में बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई। तो कब हुई? 1765 में। वो भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुई थी। इसके बाद में इसने क्या किया कि जब ये भारत से वापस इंग्लैंड गया तो इसने वहाँ जाकर आत्महत्या कर ली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे महाभियोग किस पर जलाया गया, आत्महत्या किसने कर ली, किसकी कब्र भारत में है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो सभी आज हम देखेंगे। इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैध शासन को लागू किया था। ठीक है, और इसी के समय में श्वेत विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। द्वैध शासन क्या था? तो ये आपने पढ़ा होगा कि भारत में दो लोग शासन करेंगे, मतलब जो क्षेत्र है वहाँ 2 लोग शासन करेंगे। जैसे उस समय था कि भारत के जो नवाब होते थे या निज़ाम होते थे या सिख हो गए कुछ, तो उनमें क्या होता था कि जो देख रेख है, काम है, वो करेंगे और ये राजस्व वसूलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की प्रथा को क्या कहा गया? द्वैध शासन व्यवस्था। ये भी लागू किसने की थी? क्लाइव ने की थी, और इसी के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह क्या था? तो ये ब्रिटिशर सैनिक जो थे उन्हीं का ये विद्रोह था। क्यों हुआ था? क्योंकि इन्हें दोहरे भत्ते मिलते थे। जैसे ये इंग्लैंड के थे तो इन्हें इंग्लैंड का भत्ता मिलता था, इंग्लैंड से भी भत्ता मिलता था, और ये क्योंकि ये भारत में कार्यरत थे तो इसलिए कंपनी जो बीईआईसी का मतलब हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये काम करते थे, यहाँ का काम देखते थे, तो इन्हें यहाँ से भी भत्ते मिलते थे। लेकिन जब ये क्लाइव आया तो इसने क्या किया कि इनके ये भत्ते बंद कर दिए श्वेत लोगों के। यानी श्वेत विद्रोह का मतलब कुछ जो इंग्लैंड के जो अधिकारी थे या इंग्लैंड के जो सैनिक थे यहाँ पर काम करते थे, तो क्लाइव ने उनका भत्ता बंद कर दिया एक जगह का। तो जब एक जगह का भत्ता बंद हो गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं, हमें दोनों जगह के भत्ते चाहिए। तो यहाँ के लोगों ने उस विद्रोह को श्वेत विद्रोह का नाम दिया था। ठीक है, तो ये श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? क्लाइव के समय में हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद में आता है हॉलवेल। हॉलवेल को आपने पढ़ा होगा, कब पढ़ा होगा? जब आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल की घटना। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो इसी के समय में हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हॉलवेल कौन था, तो ये बंगाल का गवर्नर था। याद रखिएगा, ये बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, पेनस्टार्ड को पढ़ेंगे। ये भी महाशय बंगाल के गवर्नर ही थे। ये 1760 में ही बंगाल में रहे हैं गवर्नर, और जो बक्सर के युद्ध हुआ था बक्सर का, वो इसी के समय हुआ था। ठीक है, इसके बाद में 1767 में आया कौन? वेरेलस्ट, और ये 69 तक रहा था। ठीक है, आसन के समय गवर्नर रहा। आसन क्या होगा यहाँ पर? आसन क्या है? आसन के समय तो कोई गवर्नर नहीं रहा है। यहाँ पर आसन नहीं होगा, द्वैध शासन होगा, क्योंकि इसके समय में द्वैध शासन चालू था, जो कि अभी हमने देखा कि हेस्टिंग ने जो द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया था, इसके समय में द्वैध शासन चालू था। ठीक है, इसके बाद में कौन सा गवर्नर बनता है? कर्टियर बनता है। ये 1770 में गवर्नर बनता है, और बंगाल का
आपने पढ़ा होगा बंगाल में कितना भीषण अकाल पड़ता है। उस समय भी अंग्रेज कर वसूलते हैं और बढ़ोतरी में कर लेते हैं और उसमें एक विद्रोह हो जाता है। तो ये बंगाल के अकाल के समय में भी ये कल्टियर ही बंगाल का गवर्नर था। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लीजिए। अभी आपने पीईटी 2023 का पेपर देखा होगा, उसमें महात्मा गांधी और उनकी लंगोट से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे वारेन हेस्टिंग की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कितना रहा? 1773 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल रहा है। ठीक है, और ये जो वारेन हेस्टिंग था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 1774 में इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर लास्ट गवर्नर पूछा जाएगा तो वो भी यही था। क्यों? क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर था, लेकिन जैसे ही 73 में ये गवर्नर बन गया था। ठीक है, और जैसे ही 74 आया तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। इसी के समय में द बंगाल गजट, ठीक है, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, वो इसी के समय में प्रकाशित हुआ, ये भी याद रखिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब कंपनियां बनी, कंपनियां अपने हिसाब से मनमर्जी से काम करने लगी। ठीक है, अब देखिए जब कंपनी वहाँ से आई, इंग्लैंड से जब आई तो इन कंपनी जो थोड़ा मुनाफा वहाँ भी देती थी इंग्लैंड में। अब हुआ क्या कि इंग्लैंड में मुनाफा देने की तो बात छोड़िए, ये कहते वहाँ पे वो घाटा हो रहा है, तो ये क्या करते कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये आग्रह करते कि हमें वहाँ से पैसा भेजा जाए यहाँ कंपनी चलाने के लिए, जबकि वहाँ से लोग भेजे गए थे यहाँ कंपनी चला के मुनाफा कमा के वहाँ भेजने के लिए, और ये वहाँ से पैसा मंगा रहे थे। तो फिर अंततः ये पता चल गया कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो इंग्लैंड से यहाँ अधिकारी आए हैं, वो भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इसलिए वहाँ से कुछ लोग एक एक्ट बनाया गया और वहाँ से कंपनी ने कुछ लोगों को भेजा। क्यों? क्योंकि कंपनी को रेगुलेट करना था। क्यों रेगुलेट करना था? क्योंकि यहाँ मनमाना काम हो रहा था, युद्ध हो रहे थे, विद्रोह होने लगे थे। ठीक है, असहाय जनता को परेशान भी किया जाने लगा था, कंपनी मुनाफा देने के बजाय घाटा बता रही थी। इस सभी चीज़ों को लेकर वहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट बना के भेजे गए ताकि कंपनी को रेगुलेट कर सके। तो सबसे पहले 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस रेगुलेटिंग एक्ट के समय में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तब तो ये गवर्नर ही था। ठीक है, 1774 में रोहिल्ला का युद्ध हुआ था, वो भी इसी के समय में हुआ था। इसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसे आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है हम इसकी भी क्लास आपको प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि 1784 में पिट्स के नेतृत्व में एक वहां से रेगुलेटिंग एक्ट पास होकर आता है और उसका ये इंसान विरोध करता है। कौन? हेस्टिंग। जब ये उसका विरोध करता है तो उसके विरोध में हेस्टिंग इस्तीफा दे देता है अपने पद से। ठीक है, 84 में ये आता है और 85 में ये अपने पद से इस्तीफा दे देता है। ठीक है, अब जब ये अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो इस्तीफा देने के बाद ये अपने घर चला जाता है, घर यानी इंग्लैंड चला जाता है। जब ये भाई साहब वहाँ जाते हैं तो इनके स्वागत में इन पर महाभियोग लगा दिया जाता है। ठीक है, महाभियोग लगा दिया जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद संसद इसे सभी आरोपों से बरी कर देती है। ठीक है, ये वहाँ से छूट गए। इन्हीं के समय में 1775-82 का प्रथम मराठा युद्ध हुआ, और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसकी जो संधि हुई थी वो सालबाई की संधि हुई थी। ये भी आप इसी के समय में हुई थी, याद रखिएगा। 1780-84 जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो भी हेस्टिंग के समय में ही हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ये भी हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप उस कक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिल जाएं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ते हैं। इसी ने का मतलब हेस्टिंग ने 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दी थी। ठीक है, दास व्यापार पर। दोस्तों व्यापार और प्रथा दोनों में अंतर है।
ठीक है। अभी यहाँ ये व्यापार पर रोक लगा रहा है। प्रथा की हम बात आगे चल के करेंगे एलन बरो के समय में, ठीक है। एलन बरो के समय में कब? 1844 में, 1844 में दास प्रथा का अंत किया गया था, लेकिन इसने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी, ठीक है। तो आप व्यापार और प्रथा दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। उस समय यही भाई साहब गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और नंद कुमार जी पर इन्होंने क्या किया था? एक झूठा आरोप लगाया था। नंद कुमार ने उस समय, क्योंकि हाईकोर्ट की स्थापना हो चुकी थी, तो नंद कुमार ने एक अपील दायर की। उसमें उन्होंने कहा कि जो हो रहा है कंपनी में वो बहुत भ्रष्ट हो रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें उन्होंने जब उसमें हाईकोर्ट में एक याचिका दी, तो फिर हेस्टिंग ने क्या किया कि इसने नंद कुमार पर झूठे आरोप लगवा दिए। उस समय एलिजा इम्पे जो न्यायाधीश थे, उन्होंने उनके सहयोग से इसने झूठे आरोप लगा दिए और उनको फांसी दे दी गई। इतिहास में ये पहली फांसी थी जब न्याय के हिसाब से फांसी मिली। न्याय के हिसाब से फांसी का मतलब है कि जब न्यायपालिका ने गलत आरोप लगाकर एक किसी व्यक्ति को फांसी दी थी, ठीक है। तो ये नंद कुमार जी को आप याद रख सकते हैं, हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, कोई उत्पात नहीं किया, कोई गोलीबारी नहीं की, लेकिन फिर भी इन्हें एलिजा एम्पे के भ्रष्टपन पर इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कॉर्नवालिस की तरफ चलेंगे। इनको बहुत कुछ कामों के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब इनके काम भी देख लेते हैं। इनका समय कब रहा? तो 1776 से 1793 का इनका समय रहा है, याद रखिएगा। अब कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सिविल सेवा और पुलिस प्रशासन का इन्हें जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिविल सेवा के लिए पदों की नियुक्ति करने के लिए इन्होंने प्रयास किए और वो जो होते थे वो अंग्रेजों की तरफ से ही होते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने किया, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन और उसके लिए इन्होंने एक संहिता का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1792 में। और जब ये 92 में टीपू सुल्तान इस युद्ध को हार गया, उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की एक अपमानजनक संधि हुई थी। किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कब? 1793 में। कहाँ पर? बंगाल में। प्रशासन का यूरोपीकरण किया और सिविल सेवाओं का प्रारंभ किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जॉन सोर की। शोर मचाकर ये 1793 में आए और 98 में चले गए। 1793 में चार्टर अधिनियम जो आया वो इन्हीं के समय में आया, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक निज़ाम और मराठों के बीच में एक खरदा का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसका युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था खरदा का युद्ध। ये खारदा नहीं है, खरदा का युद्ध, ठीक है। खरदा का युद्ध हुआ था 1795 में। कब हुआ था? 1795 में निज़ाम और मराठों के बीच में हुआ था, ये भी याद रखना। इस युद्ध में निज़ाम और मराठा जो दोनों अंग्रेजों की पत्ताचाटी करते थे, लेकिन जब ये दोनों आपस में लड़ने लगे तो अंग्रेज सिर्फ मूक बधिर होकर देख रहे थे इनका प्रदर्शन, ठीक है। अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं किया और ये दोनों आपस में लड़ते रहे और फायदा किनको मिला? अंग्रेजों को। आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेजली 1798 में आया और 1805 में चला गया। वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी में के द्वारा जो सहायक संधि की गई वो वेलेजली के द्वारा हुई, लेकिन सहायक संधि का जो निर्माता है, जिसने सहायक संधि का प्रारंभ किया, वो कौन था? वो डुप्ले था, ठीक है। तो डुप्ले को नहीं भूलिए, लेकिन वेलेजली को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से अगर हम सहायक संधि का जन्मदाता मानेंगे तो वो वेलेजली को मानेंगे, ठीक है। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। सहायक संधि इसने प्रारंभ की और इसी सहायक संधि के प्रारंभ की वजह से ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये भी हमने पीछे की क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और सहायक संधि इसने प्रारंभ की कब? 1798 में। चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, इसी संधि की वजह से। आगे बढ़ेंगे। द्वितीय मराठा युद्ध यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक हुआ, इसी के समय में। तंजौर 1799 में, सूरत 1800 और कर्नाटक 1801, इन तीनों का प्रशासन इसने अपने हाथों में ले लिया, ये भी याद रखिएगा। बसीन की संधि हुई कब? 1802 में, ठीक है। बसीन की संधि कब हुई? 1802 में बसीन की संधि होती है, ठीक है।
अब ये बसेन की संधि जो हुई थी वो किन के मध्य हुई थी, ये भी आप लिख लीजिए। तो ये BEIC, ये BEIC और BEIC और किसके, पेशवा बाजीराव सेकेंड के बीच हुई थी। ठीक है, किसके बीच हुई थी, पेशवा बाजीराव सेकेंड के बीच में, ये सेकेंड के बीच में ये बसीन की संधि हुई थी, याद रखिएगा। सर जॉर्ज बार्लो आता है। सर जॉर्ज बार्लो जो आता है वो 1805 से 1807 के बीच में आता है। 1806 में इसके में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था इसके समय में। ठीक है दोस्तों, ये बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है ये किसके बीच में हुआ था, तो ये बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है ये पहला सिपाही विद्रोह है। ठीक है, पहला सिपाही विद्रोह है, इसलिए याद रखना ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 1857 में दूसरा सिपाही विद्रोह हुआ था। हालांकि उसका जो स्वरूप था वो काफ़ी विस्तृत था, इसलिए इसको कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1806 में हुए बेल्लौर का सिपाही विद्रोह पहला प्रथम सिपाही विद्रोह था। ठीक है, और ये बेलूर का सिपाही विद्रोह था, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, मिंटो को पढ़ेंगे और 1807 से 1813 इसका समय है। 1807 में मिंटो गवर्नर बनता है। ठीक है, और 1809 में अमृतसर की जो संधि होती है रणजीत सिंह के साथ में अंग्रेजों की, वो इसी के समय होती है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, रणजीत सिंह के साथ जो संधि हुई थी उसमें इन भाई साहब का कोई योगदान नहीं था, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग सटके और वो ये क्वेश्चन बना दे कि अमृतसर की संधि के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप तुरंत बता दीजिए मिंटो है। ठीक है, मिंटो प्रथम, क्योंकि मार्ले मिंटो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की। 1813 और 1823, 1813 और 1823 तक इसका शासन रहा हेस्टिंग का। इसके बाद में आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814-16 तक हुआ वो इसी के समय में हुआ, और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की जो संधि हुई थी सुगौली की संधि, वो भी इसी के समय में होगी। इसके बाद में तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ। मराठा परिसंघ का कंपनी में विलय हो गया था इसी तृतीय युद्ध में, और मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1818 में। ठीक है, तो ये कौन थे, ये थे लॉर्ड हेस्टिंग साहब, याद रखिएगा। इसके बाद में पिंडारियों का इसने दमन किया 1817-18 के बीच में। सिंधिया की संधि की कब, सिंधिया के साथ इसने संधि की 1817 में। इसके बाद में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो भी कहते हैं इसको, थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में थोड़ा फर्क है। ठीक है, अब यहाँ क्या था कि किसान सीधे बीईआईसी को सीधे लगान पहुंचाते थे, कौन, किसान। ठीक है, बीच में जो जमींदार साहब थे उनको इसने कट कर दिया। ठीक है, अब किसान सीधे बीईआईसी को लगान पहुंचाएंगे, और अगर लेट कर देंगे तो इनकी जो जमीन है वो ये बीईआईसी वाले छीन लेंगे। ठीक है, ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद में आते हैं एमहर्स्ट, ये 1824 से 26 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के समय में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824 और 26 के बीच में। ठीक है, भरतपुर का अधिग्रहण इन्होंने ही किया था, वहाँ पर रियासत थी लेकिन इन्होंने अधिग्रहण कर लिया और 1826 में ये काम इन्होंने कर लिया था। अब आते हैं बेंटिंग साहब, इन्होंने भी थोड़े अच्छे बहुत काम किए थे। क्या किया था, समय इनका रहा 1828 से 35 तक का। ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर बना, उसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अभी तक हमने जितने पढ़े वो बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ा था, अब हम भारत के गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो किसे बनाया गया, बेंटिंग को बनाया गया। ठीक है, और 1833 के अधिनियम द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। 1829 में इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1830 में कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया, क्योंकि उस समय ठगी प्रथा बहुत चलती थी, वो भी बंद कर दी। और 29 में सती प्रथा का अंत कर दिया, किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से। अब राजा राम मोहन राय जी के मन में भी ये चिंगारी तब जगी जब उनकी भाभी को सती करा दिया गया। ठीक है, जब तक किसी के परिवार पे आंच नहीं आती ना तब तक वो कुछ बोलता नहीं है, जब उसके परिवार पर आंच आती तभी उसके अंदर की चिंगारी जगती है। यही हाल हुआ राजा राम मोहन राय जी के साथ में, जब उनकी भाभी को सती कर दिया गया समाज द्वारा,
तब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ और तब उन्होंने इस प्रथा के अंत की सोची। उस समय विलियम बेंटिंक जो कि 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, उनके साथ उन्होंने मिलकर इस प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है। 1835 में क्या किया, इसने कुछ शिक्षा में सुधार किए और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है। अंग्रेजी क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पढ़ाकर भारत को शिक्षित थोड़ी ना करना था, इनको यहाँ पढ़ाना था, क्योंकि जो अंग्रेज आते थे वहाँ से काम करने, वो दोहरा भत्ता लेते थे। अभी हमने श्वेत विद्रोह के समय देखा भी, तो अब वहाँ से इनको दोहरा भत्ता देना पड़ता था, प्लस वो यहाँ आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, उनके लिए क्वार्टर भी चाहिए, तो इसलिए इनका ज़्यादा खर्चा हो जाता था। यहाँ के लोग थोड़ा पढ़ लिख जाएंगे तो उन्हें बाबू की पद पर ये रख लेंगे, तो इनका कम पैसा लगेगा। इस हिसाब से इन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया, ताकि अंग्रेजी पढ़ लें तो हमारा काम कर लें। यहाँ पर आपके लोगों को शिक्षित करने ये नहीं आए थे। ठीक है। तो ये याद रखना, 1835 में इसने शिक्षा में सुधार का प्रयास किया। क्यों किया? ताकि ये अपने लिए यहाँ बाबू क्लर्क ढूंढ सकें। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 1831 में इसने मैसूर, 34 में दुर्ग और 34 में ही मध्य कछार का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया था। ठीक है। रणजीत सिंह के साथ इसने एक निरंतर संधि का प्रस्ताव रखा था, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित क्रांति अपील एवं भ्रमणकारी न्यायालय की समाप्ति कर दी गई। जो कॉर्नवालिस ने इस तरह की न्यायालय की स्थापना की थी, वो इसने समाप्त कर दिया और राजस्व आयुक्तों की इसने नियुक्ति की। इसके बाद में सार्वजनिक सुधार कुछ किए, जैसे कि सड़कों का निर्माण कराया, नहरें निर्माण करवाई, जो सिंचाई की उच्च व्यवस्था होती थी कुछ बहुत उसको भी करवाया, पाठशाला जैसे बनवाए, पढ़ाई लिखाई की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था की। तो इन सब चीज़ों का इसने सार्वजनिक सुधार का भी प्रयास किया था। इसके बाद में आते हैं मेटकाफ जी, जो कि 1835 से 36 तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर। ठीक है। 1835 में प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियों को इसने हटा दिया। इसके बाद में ऑकलैंड जी आते हैं, जो 1836 से 42 तक यहाँ पर रहते हैं। इनके समय में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, कब? 1838 से 42 तक चला और इन्हीं के समय में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु से इन भाई साहब का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन लेना देना सिर्फ इतना है कि अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए तो उसके लिए आप तैयार रहें। बाकी रणजीत सिंह से इनकी मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न ये बन जाए कि रणजीत सिंह की मृत्यु के समय BEIC में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बता सकें कि वो ऑकलैंड थे। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो ऑकलैंड था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आते हैं एलन बरो। एलन बरो जो आते हैं वो 1842 से 1844 तक रहते हैं। 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में संघ का विलय हो जाता है। ठीक है। 1843 में ग्वालियर के साथ एक युद्ध होता है छोटा मोटा, और उसी युद्ध में सिंधिया दब जाते हैं। ठीक है। और ऐसे दबते हैं कि 1857 की क्रांति में पत्ताचाटी ही करने लगते हैं। ठीक है। और 1844 में इसने क्या किया था? दास प्रथा का अंत कर दिया था। अभी इसके पहले हमने दोस्तों पढ़ा था दास व्यापार पर रोक। ठीक है। तो दास व्यापार पर रोक और दास प्रथा का अंत, ये दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों चीज़ों को आप अलग करके ही पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, हॉर्डिंग को पढ़ते हैं। हॉर्डिंग जो था वो 1844 से 48 तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। इसी के समय में सिख युद्ध 1845-46 हुआ। फिर जब 46 में सिख युद्ध की समाप्ति हुई तो 1846 में संधि हुई। ठीक है। उसी के संधि आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसकी जो समाप्ति हुई थी वो लाहौर की संधि से हुई थी और वही ये संधि है। ठीक है। इसने कुछ सामाजिक सुधार किए थे, जैसे बालिका हत्या। उस समय लड़कियों के जन्म को पाप माना जाता था, लड़कियां जन्म लेती थी उन्हें मार दिया जाता था। इस तरह की जो कुप्रथा थी उसको इसने बंद करवाने का काम किया। नरबलि प्रथा, ऐसा मान्यता थी, ऐसे लोग कुरीतियाँ अपने दिमाग में बसा के रखे थे कि भाई अगर आपका ये काम बन जाता है तो अब आप भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि दे दे। कहीं कहीं अभी ये कुप्रथा जिंदा है। अब इंसानों को तो नहीं मारते हैं लेकिन उनके बदले जानवरों को मारते हैं। ठीक है। तो इस कुप्रथा का आज भी अंत होना चाहिए, लेकिन आज भी सब समाज में ये असभ्यता फैली हुई है, इस पे सबको विरोध करना चाहिए। तो इसने उस समय सामाजिक सुधार किए, जैसे बालिका हत्या और नारी बल प्रथा जो चल रही थी समाज में, उन पर रोक लगाई थी। आगे बढ़ते हैं, डलहौजी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी नीतियों से 1857 की क्रांति में बहुत अच्छी आहूतियाँ डाली थी। ठीक है। चलते हैं।
इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था कब? 48 से 49 के बीच में। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया था कब? 29 मार्च 1849 में, ठीक है। और 49 में ही दिलीप सिंह को बाहर भेज दिया गया था। नहीं, दिलीप सिंह को तो पहले ही भेज दिया था, हाँ इसी में भेज दिया गया था 49 में ही। पेगू का अधिग्रहण कर लिया था। अब दोस्तों पेगू सोचेंगे पेगू क्या है ना? तो पेगू क्या है? तो पेगू जो है ये जो पेगू का क्षेत्र है ये क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये है बर्मा का क्षेत्र, ठीक है। बर्मा जो था, आंग्ल बर्मा युद्ध अभी हमने पढ़ा है, तो जो बर्मा का क्षेत्र था उसको इन्होंने अधिग्रहित कर लिया था, यानी अपनी कंपनी में मिला लिया था। व्यापक सिद्धांत प्रारंभ किया और इस व्यापक सिद्धांत ने बहुत बड़ा युद्ध खड़ा कर दिया। इसके बाद में वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, वुड डिस्पैच आपने पढ़ा होगा। वुड डिस्पैच में स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई, क्योंकि अब वहाँ से आप मास्टर ला के यहाँ डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाने लगेंगे, कौन पढ़ पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्थानीय भाषा में थोड़ा सा और पढ़ाओ, इसके बाद जब थोड़ा पढ़ लिख जाए तब उनको अंग्रेजी पढ़ाओ, आगे बढ़ेंगे। रेलवे का विकास किया, ठीक है। और इसी रेलवे के विकास में क्या हुआ, 1853 में आपने पढ़ा होगा, 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य में चली, और दूसरी कब चली, तो 1854 में चली, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक चली, तो वो कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चली। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, बम्बई से ठाणे सबको याद होगा, लेकिन कलकत्ता से रानीगंज कुछ कुछ को याद होगा। तो दूसरी भी याद रखिएगा, कलकत्ता से रानीगंज चली थी। संचार प्रणाली का विकास किया, ठीक है। अब संचार प्रणाली का विकास किया, इसके बाद में इसने क्या किया, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ करवाया। जो कॉर्नवालिस भाई साहब थे वो तो ऐसे ही भर्ती करवा लेते थे, लेकिन इसने क्या किया, इसने प्रॉपर भर्ती करवाई। और इसी के चक्कर में पहले आईएएस अधिकारी जो बने थे अपने यहाँ के, वो बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। कब बने थे, तो वो 1863 में बने थे, ठीक है। दूसरे बने थे हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी, ठीक है, वो बने थे, लेकिन उनका अधिकारी बनने में कोई रुचि नहीं थी, वो तो अपना सीधा गोली बंदूक से बात करते थे। तो उन्होंने ये पद छोड़ दिया और अपनी एक ब्लॉग का स्थापना कर ली, ठीक है। वो यूट्यूब वाला ब्लॉग नहीं, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना की थी। इसके बाद में इसने क्या किया, गंगा नहर खोलने की घोषणा की, ठीक है। गंगा नहर जो राजस्थान में सिंचाई का एक बहुत अच्छा साधन है, उसे खोलने की घोषणा की। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की इसने स्थापना की, ये बहुत अच्छा काम किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया, लागू नहीं किया, याद रखिए, लागू नहीं किया। लागू जो हुआ था वो कैनिंग के समय में हुआ, इसके बाद कैनिंग आएगा, उसके समय में हुआ था। इसके समय में सिर्फ पारित हुआ था, लागू होगा कैनिंग के समय में, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताएं आपको, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, वो कुछ कुछ तो परेशान थे ये अंग्रेजों की नीतियों से, कि अंग्रेज इनका शोषण कर रहे हैं, और कुछ जो उच्च वर्ग के लोग थे वो इस बात से भी परेशान थे, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि नरबली प्रथा हो, वो खुद चाहते थे कि बालिका हत्या हो, वो खुद चाहते थे कि सती प्रथा लागू रहे, वो खुद चाहते थे कि लोग अशिक्षित रहें, ठीक है, वो खुद चाहते थे कि ये विधवा पुनर्विवाह ना हो। अब ये जब खटाखट ये चीज़ें होती चली गई, इन चीज़ों को वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो कुलीन वर्ग थे, उच्च वर्ग थे, वो मानते थे कि ये समाज के लिए ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये समाज को बिगाड़ने का काम हो रहा है, इसलिए ये चीज़ वो उनको भी पसंद नहीं थी। और उन्होंने जो इनकी गलत नीतियां थी, जैसे व्यक्तिगत का सिद्धांत वगैरह, उसके साथ साथ ये भी नीतियां थी जो 1857 के विद्रोह को चालू कर पाई, ठीक है। अब हम कैनिंग को पढ़ेंगे। कैनिंग के पहले एक चीज़ हम ये भी देख लेते हैं, कैनिंग से पहले, कि जो डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत था उसमें उसने के कौन कौन से राज्यों को हड़प लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले सतारा था, आप लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। सतारा को कब किया था, 1848 में किया था। जैतपुर, संभलपुर, इसके बाद में आता है जैतपुर और संभलपुर, ठीक है। ये जैतपुर और संभलपुर दो राज्य थे, इन दोनों को कब हड़प लिया था, तो ये 1849 में हड़प लिया था, ठीक है। इसके बाद में बघाट था, बघाट को कब हड़पा, तो 1850 में, सॉरी 1900 नहीं, 1850 में। इसके बाद में एक आपका आता है बघाट, उदयपुर को भी इन्होंने हड़प लिया, उदयपुर को कब, 1852 में, ठीक है। इसके बाद में झांसी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो झांसी वाली रानी थी 1853 में, कहानी आपको पता होगी। इसके बाद में नागपुर को 1854 में, नागपुर को 1854 में इन्होंने अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया।
अवध को आपने पढ़ा होगा कुशासन का आरोप लगाकर कुछ भी लगा देते थे, लेकिन अपने आप में अपने यहाँ विलय कर लेते थे। ठीक है, अवध को सबसे लास्ट जो था वो अवध ही था। अवध का 1856 में विलय कर लिया और कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने BEIC में उसका विलय कर लिया। ठीक है, और जब BEIC में उसका विलय कर लिया तो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तत्कालीन जो कारण रहे वो क्या रहे, वो जैसे चर्बी वाला कारतूस हो गया, सैनिकों का जो विद्रोह था वो हो गया, और जो पहले के कारण थे वो ये थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखिए, आगे बढ़ेंगे और कैनिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, कैनिंग जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे क्योंकि 1857 में जैसे ही युद्ध होता है तो ये प्रथम गवर्नर वायसराय भी बना दिए जाते हैं, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। 1857 में कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई, इन तीनों जगह इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हो गया। इसके बाद में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। अभी हमने देखा डलहौजी के समय में 1856 में पारित हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, इनके समय में। तब तक ये भाई साहब आ गए। डलहौजी के हड़पगढ़ सिद्धांत को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, लेकिन समाप्त जब तक किया तब तक 1857 के युद्ध का बिगुल बज चुका था। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम वायसराय को कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। अभी आपका लगभग आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, फिर आप बोर ना हो, इसके लिए हम 1857 की क्रांति के बाद में जब वायसराय की नियुक्ति होती है, वायसराय की नियुक्ति को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।